गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फैशन बायर्स पर ये मेरा सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ़ैशन बायर्स कौन होते हैं। हम एक फ़ैशन बायर हैं जो कि कोई भी शैली या कोई भी परिधान जब खरीदते हैं तो अपने प्रयोग के लिए खरीदते हैं। लेकिन मैं जिस फ़ैशन बायर की बात कर रही हूँ वो फ़ैशन बायर वो हैं जो कि कोई भी परिधान या कोई भी शैली खरीदते हैं किसी स्टोर, किसी शोरूम या किसी बड़ी शॉप पर सेल करने के लिए। तो ये जो मेरा वीडियो है, अब इसके अंदर मैं आपको फैशन बायर के फंक्शन के बारे में बताऊंगी, उनके कार्य क्या होते हैं। तो इनके मुख्य कार्यों में सबसे पहला कार्य है प्रवृत्ति का पूर्वानुमान और ब्रांड की खोज। ट्रेंड फोरकास्टिंग एंड ब्रांड डिस्कवरी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फैशन बायर एक ऐसी लाइन है जो कि MBA में आपको इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। ये एक करियर की तरह लोग इसको चुनते हैं क्योंकि फैशन बायर्स एक अच्छे से अपने एक ज्ञान ले चुके होते हैं कि किस तरीके से हमें किसी स्टोर के लिए शॉपिंग करनी चाहिए। तो उनके अंदर एक व्यावसायिक समझ होती है कि किसी भी ब्रांड, अगर कोई मान लीजिए कोई ग्राहक किसी शॉप पर आ रहा है तो वो क्या देखना चाहता है इसका वो अनुमान लगा लेते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ के अंदर कुशल हो चुके होते हैं। उनके पास इस चीज़ का ज्ञान होता है कि वो ग्राहक की पसंद नापसंद को समझ सकें। इसके लिए वो अपने जो भी ब्रांड है, मान लीजिए कोई वैसे ही सिंपल ब्रांड बिना ब्रांड के अगर डिज़ाइंस बेच रहे हैं तो वो शीर्ष ब्रांड के डिज़ाइंस को या कोई जो ऐसे ब्रांड जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, लोग उनको पहचानते हैं, लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, उन ब्रांड्स की शैलियों को वो देखते हैं। और इसके अलावा वो मैगज़ीन्स में, इंटरनेट पर, इंस्टाग्राम, सब पर भी ये देखते हैं कि अभी फैशन में क्या चीज़ चल रही है, कौन से ब्रांड की कौन सी शैली ज़्यादा फेमस है। उसी के आधार पर वो अपने स्टोर के लिए उन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। इसके अंदर उनको इनके जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उनका पहला पूर्वानुमान लगाना या फोरकास्टिंग। एक्चुअली में मान लीजिए अगर हमें विंटर्स में कोई कपड़े बेचने हैं, हमें अपने स्टोर पर कलेक्शन करना है विंटर की ड्रेसेस का, जिसके अंदर जैकेट्स हैं, स्वेटर्स हैं, मफलर हैं, कैप्स हैं। तो अगर हमें विंटर के लिए कोई कलेक्शन करना है तो ये 5-6 महीने पहले इसके ऊपर कार्य करना शुरू कर देते हैं। उसके लिए पहले वो सर्वेक्षण करते हैं कि इस एरिया में पर्टिकुलर जो हमारा एरिया है उस एरिया में किस तरह के ग्राहक क्या चीज़ लेना पसंद करेंगे। उसी आधार पर वो 6 महीने पहले से ही सर्वे करते हैं और उसके आधार पर विंटर्स के लिए क्या चीज़ें लेनी हैं उनको उनके ऊपर अपना कार्य कर चुके होते हैं और उसका पूर्वानुमान लगा चुके होते हैं कि हमको क्या चीज़ें उस समय अपने स्टोर पर रखनी है। अगर वो ये कार्य 5-6 महीने पहले से शुरू नहीं करेंगे तो क्या होगा कि क्योंकि इस कार्य में लंबा टाइम चाहिए, तो जब विंटर्स आ जाएंगे तब तक उनके पास यह नहीं होगा कि हमें क्या चीज़ अपने स्टोर्स पे लेनी है। फिर वो बिना सोचे समझे चीज़ों को परचेज़ कर लेंगे। हो सकता है वो चीज़ उस एरिया के लिए लोगों द्वारा पसंद कम की जा रही हो या उस एरिया के लोगों के लिए वो चीज़ बनी ही ना हो। तो ऐसे लिए इसके लिए उनको पहले से ही भविष्यवाणी करनी होती है या पूर्वानुमान लगाना होता है कि किस तरह की चीज़ को वहाँ के लोग पसंद करेंगे। इसके लिए वो फैशन शोज़ देखते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के शैलियों को देखते हैं और वो देखते हैं कि ज़्यादातर यहाँ के ग्राहकों का कैसा ट्रेंड है, किस तरह की चीज़ों को वो लोग ख़रीदना पसंद करते हैं, किस कीमत पे ख़रीदना पसंद करते हैं। ये सब उनको सर्वे करके उसी के आधार पर चीज़ों का सिलेक्शन करते हैं। ये देखिए, ये पूर्वानुमान लगाया जा रहा है
कि 2020 में हम इस तरह की शैलियों को देखेंगे, यानी कि पहले से ही अंदाज लगा दिया गया है कि इस तरह के फैशंस 2020 में आएंगे। तो यही पूर्वानुमान है जिसको फैशन बायर्स करते हैं। दूसरा इनका कार्य है ब्रांड्स के लिए कपड़े और सामग्री की सोर्सिंग। अब जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं तो उसके अंदर कौन से प्रिंट्स होंगे, कौन से डिज़ाइंस होंगे, उनका रॉ मटेरियल कौन सा होगा, ये सब यही डिसाइड करते हैं कि कहाँ से आएगा, कहाँ से इनको कितने पैसों में आएगा, किस तरीके से हम इनको लाएंगे, ये सब डिसाइड करना इन्हीं का काम होता है। जो फैशन बायर्स होते हैं उनको सबसे ही अच्छे रिश्ते बना के रखने होते हैं। वो एजेंट्स के थ्रू अपने रिश्ते बनाते हैं और अपनी उन दूसरे जो और भी विभाग हैं उनसे भी अच्छे से रिश्ते बनाते हैं ताकि उनको कार्य करना आसान हो सके। इनका नेक्स्ट इनका कार्य है टीम बनाना या क्रिएटिंग टीम। जो बायर्स होते हैं, फैशन बायर्स होते हैं, ये क्योंकि अकेला व्यक्ति जो होता है कभी कभी हो सकता है उसका डिसीजन गलत हो जाए, तो जो और भी दूसरी स्टोर्स के जो बायर्स होते हैं उनके साथ अपनी एक टीम बनाते हैं। वो लोग आपस में मिलकर एक दूसरे को सलाह देते हैं कि किस तरह की चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा बिकेंगी, किस तरह की चीज़ों की हम इसको किस तरीके से मर्चेंडाइज कर सकते हैं, कैसे इनका क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं, या हम इनको कहाँ से मंगवा सकते हैं, किस कीमत पे मंगवा सकते हैं। ये लोग जब टीम बन जाती है तो आपस में इनके डिस्कशंस होते हैं। ज़रूरी नहीं है वो टीम उसकी खुद की कंपनी की हो, वो टीम दूसरी कंपनी के लोगों की भी हो सकती है, दूसरे शोरूम्स की भी हो सकती है, परंतु एरिया अगर वही है तो उनके डिसीजंस जो होंगे वो आपस में एक दूसरे के लिए उपयोगी हो सकते हैं। वो एक दूसरे से मिलजुल कर ये जानते हैं कि यहाँ पर ख़रीदार जो है किस तरह की रेंज लेना पसंद करता है, किस तरह की डिज़ाइन, किस तरह की शैली और कितने पैसे देना पसंद करता है। साथ ही साथ अगर एक ही टाइप के लोग जब टीम में आ जाते हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड कपड़े बेच रहे हैं, मान लीजिए एक दुकान पे लेडीज़ टॉपर्स बेचे जा रहे हैं, दूसरी दुकान पर लेडीज़ जैकेट बेची जा रही हैं, तो वो दोनों आपस में मिलकर अपना एक ऐसा शेड्यूल बना सकते हैं, ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं कि उन दोनों के प्रोडक्ट की जो बाइंग है, जो खरीदारी है उनके शोरूम के लिए, वो ऐसी हो कि एक दूसरे से रिलेटेड हो और उनकी दोनों की ही उससे सेल हो, क्योंकि दोनों वस्त्र एक साथ ही पहने जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे जो स्पोर्ट्स के शोरूम्स हैं, तो स्पोर्ट्स के शोरूम वाले आपस में दोस्त बन जाते हैं, अपनी एक टीम बना लेते हैं कि उनको, क्योंकि उस समय के वहाँ के एरिया के स्पोर्ट्स के बारे में पता होता है, मेल के ड्रेसेस अलग हैं, फीमेल ड्रेसेस अलग हैं, चिल्ड्रन की अलग हैं, तो अपने स्टोर के आधार पर वो अपनी एक टीम बना लेते हैं और उनमें आपस में एक दूसरे को सजेशंस देते हैं, एक दूसरे से सलाह लेते हैं और उसमें कार्य करते हैं। उनका नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है मात्रात्मक और विश्लेषणात्मक कौशल या क्वांटिटेटिव एंड एनालिटिकल स्किल। अर्थात इनको क्या होता है कि जो फैशन बायर्स होते हैं इनका कार्य होता है कि उसकी गुणवत्ता की जांच करना कि जो सामान आ रहा है वो किस क्वालिटी का है और कितनी मात्रा में उनको वहाँ पर मंगवाना है, ये देखते हैं। इसका कार्य करने का काम फैशन बायर्स का ही होता है। फैशन बायर्स जो होते हैं जनरली अपना कार्य गूगल पे स्प्रेडशीट पे करते हैं, एक्सेल में अपना काम करते हैं, जिसमें सारा डाटा वो रखते जाते हैं, जिससे कि उनको डिसीजन लेना आसान हो जाता है। जो भी उनके कलर्स हैं, डिज़ाइंस हैं, एज ग्रुप है, जो भी चीज़ें उनको चाहिए वो सब वो अपने एक स्प्रेडशीट में बना के रखते हैं। और जब भी उनको वो, अगर मान लीजिए उनका मालिक उनसे पूछता है कि आपने ये चीज़ क्यों खरीदी, कितनी इतनी मात्रा में क्यों खरीदी, तो वो अपने तुरंत से निकाल कर उनको वो शो कर सकते हैं कि ये हमने इसलिए ख़रीदी है, देखिए हमारी ये कैलकुलेशन है, इसमें हम लोगों ने ये
डिसाइड किया है हमारे आधार पर, ये चीज़ यहाँ पर आनी चाहिए या इस चीज़ को यहाँ पर नहीं खरीदना चाहिए। इसमें वो बजट का भी ध्यान रखते हैं कि उनके शोरूम वाले मालिक के पास कितने का बजट है, उसके आधार पर वो चीज़ खरीदते हैं। किन ब्रांड्स की खरीदनी चाहिए, किस अमाउंट में खरीदनी चाहिए, ये सब कि ताकि उनका अधिक से अधिक लाभ हो, ये काम उन्हीं का है। नेक्स्ट उनका जो कार्य है वो है मोल भाव या नेगोशिएशन। जो फैशन खरीदार होते हैं ये जनरली अपने नेगोशिएट करते हैं या मोल भाव करते हैं ताकि उनकी जो चीज़ खरीदी जा रही है, जिससे खरीद रहे हैं, वो उस कीमत में उसमें कम करवा सकें ताकि उनको बेचने पर अधिक से अधिक लाभ हो। इसमें जनरली जो होता है मार्कअप मूल्य पर परिधान को बेचा जाता है। मार्कअप मूल्य क्या है कि मार्कअप मूल्य वो मूल्य होता है जो कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर है। यानी हमने 2 रुपए की चीज़ खरीदी और 10 में बेची तो हमारे को जो 8 रुपए हैं वो हमारा मार्कअप मूल्य है। अब ये मार्कअप मूल्य जो होता है जनरली कितना होता है, किसी भी लागत का दुगना या तिगना, इससे ज़्यादा लेने पर वो चीज़ बिकती नहीं है या लोगों को मतलब इतनी उसकी क्वालिटी समझ में आ जाती है, या कहीं दूसरी जगह पे वो थोड़ा सा, क्योंकि हमने तिगना चौगना रेट रख दिया जबकि कहीं पे वो दुगने तिगने रेट पे मिल रही है, तो लोग फिर वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। अब जो मार्कअप मूल्य आता है उसको जो दुकानदार होते हैं वापस से अपने बिजनेस में ही लगा देते हैं, जिससे कि तो उनका जो है थोड़ा सा उसका प्रॉफिट रख के बाकी बिजनेस, मान लीजिए 8 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो वो 6 रुपये वापस अपने बिजनेस में लगा देंगे और 2 रुपये का प्रॉफिट अपने पास रखेंगे। तो इस तरीके से ये मूल्य निर्धारित करते हैं किसी भी चीज़ का कि कितने रुपए की हमने खरीदी है और कितने में हम इसको बेचें कि हमें अधिक से अधिक लाभ हो जाए। और इसके लिए वो जहाँ से सामान खरीदते हैं वहाँ से कोशिश करते हैं कि कम से कम पैसे में चीज़ आए। तो जैसे कि अगर कोई भी उपभोक्ता अगर उस दुकान स्टोर पे सामान खरीदना चाहता है तो उसकी क्या मंशा होगी कि उसको वो चीज़ कम से कम रेट में मिले, और दुकानदार क्या चाहेगा कि उस चीज़ को वो उच्चतम रेट पर बेचे। पर एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर आकर दोनों की सहमति बन जाती है तो उस रेट पर वो प्रोडक्ट बिक जाता है। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा मार्जिन है और वो उपभोक्ता उसको खरीदने को तैयार नहीं है और दुकानदार उससे कम में बेचने को तैयार नहीं है, तो फिर या तो मालिक से पूछा जाता है, क्योंकि उसको अपने प्रॉफिट का पता होता है कि मैंने कितना इसमें प्रॉफिट रखा है, तो उसको पता होता है, तो उसके आधार पर हो सकता है उसमें थोड़ा पैसा वो कम कर दे। और अगर वो उसको पैसा नहीं कम कर रहता है तो फिर वो प्रोडक्ट जो होता है हो सकता है उपभोक्ता उसको छोड़कर दूसरी दुकान पर चला जाए। तो इस तरीके से जो मोल भाव है वो करवाना खरीदार का मुख्य कार्य होता है। इसमें जो भी मोल भाव होता है वो इस तरीके से होता है कि वो दोनों पक्षों को फ़ायदा दे, उपभोक्ता को भी और जो बेच रहा है उसको भी। अब क्योंकि जो आपस में इनके रिलेशन आपस में अच्छे होने बहुत ज़रूरी होते हैं, अगर वो रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तो उनका लाभ जो है वो डगमगा जाएगा, क्योंकि लोग अपने अपने फ़ायदे के लिए सोचेंगे तो वो चीज़ उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो केवल परिधानों को चयन नहीं करते कि ये परिधान आने चाहिए, बल्कि वो उसका ऑर्डर भी देते हैं कि कहाँ से आएंगे, कितने अमाउंट में आएंगे, कितने पैसे दिए जाएंगे। ये सब मतलब खाली चयन करना ही उनका काम नहीं है, बल्कि इसके अलावा वो दूसरे कार्य भी उसके साथ जो रिलेटेड है फाइनेंस से या उनको मंगवाने से रिलेटेड, वो सब काम करने भी बायर को करने पड़ते हैं। इनका नेक्स्ट फंक्शन है आंतरिक विभागों के साथ बातचीत। जो फैशन बायर्स होते हैं ये किसी भी स्टोर से रिलेटेड जितने भी विभाग हैं
चाहे मर्चेंडाइजिंग हो, मार्केटिंग हो, क्वालिटी कंट्रोल वाले हों, हर विभाग से इनका अच्छा रिश्ता होता है, इनसे अच्छे टर्म्स होते हैं, क्योंकि आपस में सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। मान लीजिए इसने कोई चीज़ ऑर्डर करी और उसको उसने 100 रुपये की एक चीज़ उसने मंगवाई। अब मर्चेंडाइज़र का काम है कि उसको इस तरीके से शो किया जाए कि वो चीज़ 100 की चीज़ जो है वो लोगों को आकर्षण इतना लगे कि वो 200 में भी बिक जाए। और क्वालिटी कंट्रोल वाले उसकी क्वालिटी पे न, तो ये सब लोग मिलकर ही एक स्टोर की सफलता का कारण बनते हैं। जब तक ये एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, एक दूसरे से अच्छे रिश्ते नहीं रखेंगे, तो फैशन बायर का काम सफल नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से जो फैशन बायर है, एक फैशन शैली के लिए और एक शॉप के लिए, एक बड़े शोरूम के लिए, एक ब्रांड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और उसी के आधार पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का लाभ निर्भर करता है। थैंक यू।